Good afternoon, everyone. Welcome to Lecture 8 CA Foundation May 21 Fast Track Batch Principles and Practices Accounting. आपने कल के लेक्चर में मेरे पास एक तो बारे में सीख लिया था, ट्रेडिशनल अप्रोच सारी रिवाइज कर ली थी और साथ में भी हमने पढ़ लिए थे। मैंने आपको कहा था कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होती है, उसके बेस पे या तो आप लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन बना लो सीधा, जिससे सीधा बैलेंस शीट बन के आती है, या आप अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो कर लो जिसमें पहले जर्नल लेजर टीबी फिर ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनती है। और एक और प्रोसेस था जहां जर्नल की जगह बनाते हैं सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक से आगे वही लेजर बनता है, फिर टीबी बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर टीबी ट्रायल बैलेंस ही होता है, फिर ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। यस और नो? तो कुल मिला के मकसद क्या है हमारा? बैलेंस शीट बनाना। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज करने के घर से उससे भी आते हैं। उससे पहले अकाउंट टर्मिनोलॉजी वाला जो हमारा यूनिट है, ये यूनिट नंबर हमारे स्टडी मटेरियल का है 3rd, चैप्टर 1 का यूनिट नंबर 3। ये मैं आपको डेली बेसिस पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 10-10 टर्म्स घर से पढ़ के आई जाओ। तो आप बच्चे ने डाउट पूछी है मुझसे टर्म नंबर, अच्छा एक इसके अंदर आपने देखा एक्रूड में, एक्रूड को बड़ा अच्छा समझाया हुआ है। एक्रूड वर्ड क्या होता है सुनिए, एक्रूड होता है जो हो गया पर जिसका भी राइट नहीं आया, इन्फोर्स नहीं कर सकते। जैसे आप, जैसे सैलरी अगर मैं बात करूं, आज अगर मैंने काम कर दिया तो मेरी सैलरी आज की ग्रो होगी पर ड्यू नहीं हुई। ड्यू तब होगी जब मैं इसको मांग सकता हूं महीने के एंड में, रोज रोज थोड़ा ना सैलरी मांगोगे। तो एक्रू और ड्यू में ये फर्क होता है, माइंड में रखिएगा। एक्रू मतलब हो गया पर अभी इन्फोर्सेबल राइट नहीं आया, ड्यू हो चुका राइट भी आ गया, तो आप अकॉर्डिंगली थियरी पढ़ना है इसकी। ठीक है, एक मेन क्लास के अंदर कवर किया हुआ है प्रॉपरली, जब मैंने टर्मिनोलॉजी चैप्टर करवाया था। यहाँ पे ऑथराइज शेयर कैपिटल और ये एनुअल रिपोर्ट्स वर्ड भी मैंने कल परसों रिवीजन के अंदर करवाया है। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल की लैंग्वेज देख लो, द नंबर एंड पार वैल्यू। पार वैल्यू कौन सी हुई? नॉमिनल वैल्यू। ईच क्लास ऑफ शेयर, अलग अलग शेयर जिसमें इक्विटी है, प्रेफरेंस है, जो भी है, दैट एन एंटरप्राइज में इशू, जितना आप इशू कर सकते हो अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंगली। जो आपके कंपनीज के केस में मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, इस तरह के जो वर्ड आप पढ़ते हो, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया होगा कि भाई व्हाट इज योर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, तो उससे ज्यादा तो आप इशू ही नहीं कर सकते। यस और नो? इसे हम नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। जो आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है उसी में से ही आप कुछ इशू करते हो, फिर आगे वो सब्सक्राइब होती है, पेड अप होती है, वो सारे वर्ड उसके नीचे आते हैं। यस और नो? तो उम्मीद है कि 20 नंबर टर्म तक आपने सबने पढ़ लिया होगा। आज का होमवर्क आपका 21 से लेके 30 नंबर टर्म है। कोई डाउट होगी तो कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो प्लीज पढ़ के आइएगा। अभी मैं आगे बढ़, एक कंसेप्ट छोटा सा कल हमारा पेंडिंग था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और परचेजेस, मैं वो भी सामने आपके रख देता हूँ। कल जो हम पढ़ रहे थे इसके अंदर कॉग्स। अब पहली बात तो ध्यान रखिएगा, कॉग्स का जो अकाउंट है वो नॉर्मली हम अकाउंट्स के अंदर ओपन नहीं करते कॉग्स अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो कॉग्स होती है ना बेटा, कॉग्स वो ऑटोमेटिकली निकलती है, ट्रेडिंग अकाउंट से ऑटोमेटिकली निकलती है, कुछ करने ट्रेडिंग अकाउंट में जाके ओपनिंग स्टॉक लिखो, परचेज लिखो, परचेज रिटर्न लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखो और क्लोजिंग स्टॉक लिखो, कॉग्स अपने आप निकल आएगी। इसलिए कॉग्स का अकाउंट हम बनाते नहीं है। लेकिन अगर भूला भटका एग्जामिनर ने पूछ लिया कि बताओ जी कॉग्स अकाउंट की नेचर क्या है, तो आंसर आएगा नॉमिनल। क्यों नॉमिनल? क्योंकि कॉग्स अकाउंट सीधा खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज एन एक्सपेंस। भाई कॉग्स में आप वो सामान हटा देते हो ना जो बचा हुआ होता है, यानी सिर्फ कौन सा वाला सामान आ रहा होता है कॉग्स में? जो एक्सपायर हो गया। तो एक्सपायर्ड चीज तो क्या होती है? एक्सपेंस। तो कॉग्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने 3-4 बार आपको ट्रेडिंग अकाउंट को बिल्कुल इसी तरह समझाया है कि ट्रेडिंग अकाउंट से सिर्फ यही चीजें निकल के आती हैं, इस तरह से शेप बना के आपको बताया हुआ है। यस और नो? तो कॉग्स अकाउंट ये लिखवाया हुआ है मैंने कि नॉमिनल अकाउंट है, कि बस सिर्फ फॉर्मूले लिखवाए हुए दोनों। तो ये दोनों के आगे लिखना है, लिख लो, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है। एक्चुअल में चर्चा तो ये चल रही थी ना, यहाँ पे रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो ये कौन से अकाउंट है? सारे नॉमिनल। क्या एडजस्टेड परचेज का अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है? देखो, परचेज अकाउंट पे तो विवाद था, कल मैंने आपको बताया था कि एक राय कह रही है आईसीआई की कि परचेज अकाउंट को क्या मान के चलो? रियल। और एक अप्रोच क्या कह रही थी? नॉमिनल। बताओ एडजस्टेड परचेज पे भी क्या यही विवाद है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में से भी क्लोजिंग स्टॉक लेस हो चुका है। बस अगर आप एडजस्टेड परचेज और कॉग्स को कंपेयर करोगे
तो आपको इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस नजर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। एडजस्टेड परचेज के अंदर क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की फिगर नहीं है, आपका नाम मैडम? गीतिका। गीतिका जी मेरे को क्वेश्चन का आंसर देना, एडजस्टेड परचेजेस में क्लोजिंग स्टॉक की फिगर नहीं होती, फॉर्मूले में दिख रहा है आपको, माइनस कर रहे हैं ना। इससे क्या साबित होता है कि ये कौन सा काउंट नहीं हो सकता परचेज और कौन सा है? नॉमिनल क्यों है? बिल्कुल सही बात, जब तक क्लोजिंग स्टॉक शामिल होता है ना अकाउंट में तब तक विवाद है कि इसमें तो गुड्स पड़े हैं, गुड्स पड़े हैं, गुड्स पड़े हैं, तो उसे नॉमिनल क्यों मान रहे हो? इसलिए परचेज पे विवाद है, एडजस्टेड परचेज पे विवाद नहीं। हालांकि मैंने आपको परचेज का विवाद भी बता दिया था कि मेरी ओपिनियन में बेटर आंसर इज नॉमिनल, क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो ट्रेडिंग में। यस और नो? तो आशा करते हैं कि आपको रियल पर्सनल नॉमिनल इस कंसेप्ट में आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। कल हमने बहुत अच्छे से सारा कंसेप्ट रिवाइज कर लिया था। अब हम लोग जो जर्नल के क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर हम लोग ज्यादा फॉलो क्या करेंगे, मॉडर्न अप्रोच। आइए फटाफट पेज नंबर 86 पे। 86 नंबर पेज पे जो हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं फटाफट से देख लो। ये रहा जी, एक ये रियल पर्सनल नॉमिनल भर लेना, आज 84 पेज रिवाइज कर लेना। ये सारे आपके पॉइंट्स कल डिस्कस कर दूंगा, आप आज रिवाइज कराना 84 पेज रियल पर्सनल नॉमिनल। कल ही हमने फास्ट ट्रैक में रिवाइज किया है, आज आप जाके इसको फिर से एक बार निगाह मारो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था पेज 86 पे। चलो देखते जाओ फटाफट। अमन कमेंस बिजनेस विद कैश। पहले पहले काउंटिंग क्वेश्चन सोचेंगे, कैश बढ़ा, उधर से कैपिटल बढ़ी। अब कल मैंने कहा था हर ट्रांजेक्शन का साथ में प्रोसेस सोचना। अब प्रोसेस कहता है सीधा नहीं मुझे क्वेश्चन बनानी आती, पहले एंट्री बनाओ। दो अकाउंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं, कैश है कैपिटल। मॉडर्न अप्रोच कहेगा इसका पहले नेचर देखो, कैश नाम का क्या बढ़ गया, बिजनेस में कैश आ गया, कैश नाम का ए बढ़ा, और कैपिटल नाम की सी बढ़ी। लाइबिलिटी बढ़ा लो या सी बढ़ा लो, लाइबिलिटी और कैपिटल पे रूल सेम है। अब मैंने आपको कल भी यही बताया था कि बेटा ये चीज जरूर साथ में सोचना कि आप रूल क्या लगा रहे हो, मतलब जो ये ब्रैकेट में लिखवाता हूं ना, ये हर एंट्री के साथ आपने सोचना है, वरना एंट्रीज तो आपको आती हैं, अगर ब्रैकेट आपको क्लियर नहीं है तो फंडे क्लियर नहीं है पूरी तरह। अब सोचो इसका लेजर, सोचो माइंड में, कैश का लेजर खुलेगा, मतलब लेजर, वैसे सुन लो एक बात और मैं क्लियर करता हूँ, लेजर हम अकाउंट को नहीं बोलते, लेजर हम बुक को बोलते हैं, पर हमें आदत शुरू से पड़ी है कैश का लेजर खोल लो। एक्चुअल में कैश का अकाउंट खोल लो, अकाउंट खुलता कहाँ है, लेजर में। लेजर इज नॉट अकाउंट, लेजर इज अ बुक। लेजर में अकाउंट खुलते हैं, लेजर बुक में क्या खुलते हैं, अकाउंट खुलते हैं। यस और नो? तो लेजर की किताब में एक अकाउंट कौन सा खुल जाएगा, कैश अकाउंट, और एक अकाउंट कौन सा खुल जाएगा, कैपिटल अकाउंट। यस और नो? लेजर पोस्टिंग कैसे होती थी, कैश टू कैपिटल, और कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय कैश। ये तो सबको याद होगा। अगर इसी पॉइंट पे मैं लेजर बना के ट्रायल बैलेंस भी बनाऊं तो देखते हैं क्या होगा, कैश की डेबिट साइड भारी है, जो साइड भारी होती है ना अकाउंट की वही बैलेंस होता है, हालांकि लिखते हम उसको उल्टी साइड है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। यही बाय बैलेंस कैरी डाउन अगली बार का क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये डेबिट बैलेंस है, जितना भी ये डेबिट बैलेंस है ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड जाएगा। बताओ पहली ट्रांजेक्शन कितने की है, 5 लाख, तो कैश का डेबिट बैलेंस आ गया टीवी के अंदर 5 लाख। यस और नो? कैपिटल को भी हमने क्रेडिट करा है तो उसका कैरी डाउन किस साइड जाएगा, डेबिट साइड आएगा, पर ये है क्रेडिट बैलेंस, तो टीवी के अंदर क्या आएगा, कैपिटल, किस साइड आएगा, 5 लाख। इतना क्लियर है, टीवी मैच हो गया। जब आप +1 में क्वेश्चन करते थे ना, आप ट्रांजेक्शन वाइज जर्नल लेजर तो बनाते थे, पर ट्रांजेक्शन वाइज जर्नल लेजर टीवी ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट नहीं बनाते थे। मेरी अप्रोच क्या है, हर ट्रांजैक्शन के साथ जर्नल लेजर टीबी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, और उस बैलेंस शीट को किससे मैच करवाना, अकाउंटिंग क्वेश्चन, तो मजा है ना। यस और नो? टीबी तो समझ में आ गया। अब टीबी में बताइए एसेट आते हैं एक्सपेंस आते हैं, दोनों। लाइबिलिटीज आते हैं रेवेन्यू आते हैं, दोनों। टीबी में सब कुछ आता है।
चाहे वो एसेट एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, लेकिन वो आगे कहां जाएगा ये डिपेंड करता है उस आइटम के नेचर पे। नेचर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिकली जो मार्केट में सॉफ्टवेयर मिलते हैं ना, टैली हो गया, बिजी हो गया, या क्विक बुक्स हो गया, कोई भी काउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आपको पता है नाम तो आप कुछ भी रखी जाओ अकाउंट का, लेकिन जब तक आपको उसकी नेचर क्लियर नहीं है अकाउंट की, ना सॉफ्टवेयर को समझ में आएगा इस अकाउंट को कहां लेके जाना है, ना आपको समझ में आएगा इस अकाउंट को कहां लेके जाना है। अब आप जितने बच्चे हो सबके अकाउंट खुले हुए हमारी बुक्स के अंदर। अब नाम तो मैं कुछ भी रख लूं अकाउंट का, लेकिन नाम रखते ही पता है आगे क्या पूछता है टैली, नेचर ऑफ अकाउंट के है। अगर मैंने बच्चे का नाम लिखा मेघा और उसे उसे मैंने ग्रुप कर दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, तो मेघा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ले जाएगा हमारा टैली। तो गेम नाम की है या गेम नेचर की है? नेचर। पर नाम और नेचर हम लोग ना थ्योरेटिकली जब हम करते हैं या जब हम प्रैक्टिकली भी ध्यान, तो इनको थोड़ा सा आपस में मैच करके चलते हैं। जैसे बचपन में याद करो जब प्रीपेड सैलरी की एंट्री आती थी, हम लोग यूनिट टेस्ट में एंट्री करते थे सैलरी टू कैश, मैडम उस पर कांटा मार के लिखते थे प्रीपेड सैलरी, हम कहते ठीक है प्रीपेड सैलरी कर लेंगे अगली बार। आप नामों में ही खेलते रह गए। एक्चुअल में मैडम का कांटा मार के वहां प्रीपेड लिखने का पर्पस क्या था कि बेटा सैलरी लिखेगा तो टीवी में सैलरी अकाउंट दिखेगा और वो सैलरी चला जाएगा पीएनएल में, और तू प्रीपेड सैलरी लिखेगा बच्चा तो वो है टीवी में वो भी दिखेगा प्रीपेड सैलरी, पर उसका आगे का रास्ता क्या होगा? बैलेंस शीट का। यानी जर्नल लेजर टीवी तक तो सबने जाना है, सभी अकाउंट ने जाना है जो क्लोज नहीं हो रहे, लेकिन उसके आगे का रास्ता किस पे तय होगा? उसकी नेचर पे। और नेचर का ध्यान आप सिर्फ कैसे रख सकते हो? नाम। नाम ही ऐसे खोलो कि उसकी नेचर गलत ना हो जाए। यस और नो? समझ आ रही है मेरी बात? अब सुनिए, कैश नाम से बता रहा है एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। चेक करो आपने इक्वेशन में जो बैलेंस शीट बना रखी है, इक्वेशन में तो बैलेंस शीट है, आप चेक कर सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर आपको कैश नजर आ रहा है? यस और नो? और बताइए जो आपने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करा है, ये भी तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट के आइटम है। चेक करो बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल नजर आ रही है। इससे क्या साबित होता है कि जर्नल से भी जो मैं लेजर बना के, टीवी बना के, ट्रेडिंग बना के, पीएनएल बना के बैलेंस शीट बनाता हूं, और जो मैं इक्वेशन से बैलेंस शीट बनाता हूं, वो दोनों सेम है। अभी और चेक करेंगे। पहला पॉइंट सबको क्लियर है? पहला पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल था। दूसरा ही थोड़ा टेक्निकल है, इसके अंदर तो मैं काफी कुछ लिखवाया होगा मैंने, अगर आपने नोटिंग करी हुई है। मैं लिखवाऊंगा तो दोबारा नहीं, पर समझा देता हूं फटाफट से। दूसरे पॉइंट में ना गुड्स परचेज करे गए हैं, कितने के? 20,000, और कैश में खरीदे गए हैं। भाई इक्वेशन तो बड़ी सीधी है। अच्छा अब इक्वेशन में ना मैं एक बात और याद करवाता हूँ, +1 के बच्चे को क्या दिक्कत आती थी। अब +1 का बच्चा तो बेचारा नादान बच्चा, उसे अभी एसेट लाइबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंस भी इतने समझ नहीं आए होते, उसको सीधा इक्वेशन करवानी शुरू कर देते हैं। और उस बच्चे का सारा ध्यान सिर्फ एक चीज पे होता है कि भगवान मेरी रक्षा करना, मेरी इक्वेशन मैच करवा देना, मैं क्या बढ़ा रहा हूँ क्या घटा रहा हूँ, बस मेरी इक्वेशन ना हिल जाए। और कई बार तो तुक्का ही मार रहा होता था, ये हटा के देखता हूँ ये हिला, और उसमें ना एक सबसे बड़ी गलती बच्चा करता था, कैपिटल के साथ छेड़छाड़ कर देता था। कई बार ना परचेज ऑफ गुड्स की मैंने देखा है बच्चों की क्या एंट्री होती है, मतलब इक्वेशन में परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, एक कैश कम कर दो, कैश तो गया, और ना कैपिटल कम कर दो, बैलेंस तो होगी इक्वेशन, बच्चा खुश, इक्वेशन मैच। अब ये अप्रोच जो है ना, ये अप्रोच है तुक्का बेस्ड अप्रोच। इससे कैसे काउंटिंग होगी हमारी सही? मतलब मुनीमगिरी करनी होगी अंदाजे से, तुक्के से, तो बात नहीं ना बन सकती। कोई आप पे भरोसा क्या करेगा जो जिसको खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ? कल को बिजनेस वालों ने आपको अपना हिसाब किताब सौंपना है, आपको अपना हिसाब किताब नहीं पता। हाँ कि ना? तो सुनिए, अकाउंटिंग क्वेश्चन के चैप्टर के लिए मैं एक बात यहां से बार बार बोलता हूं, अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या या बैलेंस शीट में क्या, कैपिटल में सिर्फ 4 चीजों की वजह से चेंज आता है। सुनिएगा, या तो एडिशनल कैपिटल आए, या ड्रॉइंग्स हो, या रेवेन्यू हो, या एक्सपेंस हो। अब मेरे को बताओ गुड्स खरीदना क्या ये एडिशनल कैपिटल है? सर पहले से पैसा पड़ा था, नया कैपिटल थोड़ा है। क्या ड्रॉइंग्स है? क्या रेवेन्यू है?
क्या रेवेन्यू है गुड्स खरीदना? रेवेन्यू नहीं है, जरा आगे बढ़ो। एक्सपेंस है। अब सुनो, यस सर कर रहे हो, अब सुनना ध्यान से। जब मैं अकाउंट मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग प्रोसेस करवाता हूँ, प्रोसेस ऐसे डिजाइंड है कि परचेज को एक्सपेंस मान के चलते हो आप। प्रोसेस का अपना प्रोसेस है। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, वो सीधा बढ़ोतरी घटोतरी है। अकाउंटिंग इक्वेशन परचेज ऑफ गुड्स को एक्सपेंस नहीं मानती, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन इमीडिएट बैलेंस शीट है। आप उसमें ये कैसे कह दोगे गुड्स खरीदा मेरा नुकसान हो गया? फिर तो जो दुकानदार स्टॉक खरीदता है, सुबह 2 लाख का माल है, शाम को बोले 2 लाख का लॉस हो गया, गलत है ना? अकाउंटिंग इक्वेशन गुड्स परचेज को क्या नहीं मानती? एक्सपेंस नहीं मानती। इसलिए क्योंकि देखो ना एडिशनल कैपिटल है, ना ड्रॉइंग्स है, ना रेवेन्यू है, ना एक्सपेंस है। चेक कर लो, दूसरे पॉइंट के अंदर हमने कैपिटल का आंसर बिल्कुल भी चेंज नहीं करा इक्वेशन के अंदर, सिर्फ कैश को हमने घटा लिया और स्टॉक को हमने बढ़ा लिया। एक एसेट गिरा, एक एसेट बढ़ा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब यहीं आपको दिक्कत आएगी। आप कहोगे सर कमाल कर रहे हो, एक तरफ तो आप ये प्रचार कर रहे हो कि ये दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है, और दूसरी तरफ आप क्या बोल रहे हो कि इक्वेशन तो परचेज को क्या मानती है? एसेट। और प्रोसेस परचेज ऑफ गुड्स को क्या मानती है? भाई अगर आंसर सेम नहीं आ रहा, फिर तो सारी बातें गलत हो जाएंगी यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं। अब देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस अपने ही अंदाज में कैसे ये चीज करवाती है। एक बात तो पक्का है कि सर परचेज करने पे गुड्स कैश नाम का एसेट गिरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी हमने इक्वेशन में क्या सीखा? परचेज ऑफ गुड्स इज एसेट, तो मैंने इसे एसेट बना लिया एक बार। पर कल के लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि अगर परचेज अकाउंट को मैंने एसेट बोल दिया, आप बोलोगे इसे बैलेंस शीट में लेके जाओ, क्योंकि नाम और नेचर दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो रिलेट कर रहे हैं ना। अगर आप परचेज अकाउंट को एसेट बोल रहे हो, फिर तो आप क्या बोलोगे? इसे बैलेंस शीट में लेके जाओ। तो इसके लिए पहले मैंने आपको क्या बोला था बेटा, इसे हम जब इक्वेशन जब हम जर्नल करेंगे तो परचेज अकाउंट को क्या मान के चलेंगे? एक्सपेंस। अब सोचो, जब ये कैश अकाउंट तो मेरा इस ट्रांजेक्शन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखो जब मैंने कैश को क्रेडिट कर लिया तो कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पहले कितना था कैश? 5 लाख, क्रेडिट कितना हो गया? 20, रह कितना गया? 480। 480 देखो बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, ये तो मेरा रिकनसाइल हो गया इक्वेशन के साथ। अब आपके मन में दुविधा क्या है? सर बैलेंस हमारी इक्वेशन तो कह रही है 20,000 का स्टॉक पड़ा है, जबकि हमारी प्रोसेस क्या कह रही है कि 20,000 का खर्चा हो गया। इसे रिकनसाइल करो सर। तो यहां रिकंसिलेशन में आती है क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। जो +1 में जब हम करते थे, सिर्फ ये याद करते थे इसके दो ट्रीटमेंट है, एक तो ट्रेडिंग में बाय साइड पे डाल दो और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। भाई उससे बाहर निकलो। अब सुनिएगा, आज आपको मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर कैसे हमारा टीवी यहां पे इस ट्रांजेक्शन का अगर मैं इफेक्ट बताऊं, इसकी वजह से एक तो मेरा परचेज अकाउंट आ गया, दूसरा इफेक्ट मेरे कैश अकाउंट में आ गया, वो 4.8 लाख रह गया। इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा, ये तो मैच हो गया। ये मैंने गलत लिख दिया, मैं वही चेक कर रहा था आपको। 4.8 लाख डेबिट, यस और नो? अब सवाल ये है, अगर आपने इसको एक्सपेंस बोला है, ये तो ट्रेडिंग में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है, और कहां जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। मैं कभी कभी सही भी बोलता हूँ, ठीक है? आप ऐसे क्यों शक से देखते हो? कई लोग ना मेरी टोन देखते हैं, सर ने टोन थोड़ी ना अलग सी बोली, शायद गलत बोल रहे होंगे, इसलिए बच्चे ने जबरदस्ती नहीं नहीं, नहीं, नहीं। फिर बच्चे को याद आया हो मैं सुन नहीं रहा था। चलो खैर कोई बात नहीं। तो परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग में जाएगा, यस और नो? अब सुनिए ध्यान से, प्रैक्टिकली हमारे जो क्वेश्चंस +1 के बने हुए हैं उसमें एक अजम्पशन ली हुई है। जिन बच्चों ने इन्वेंट्री सिस्टम पढ़ा हुआ है ना, इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ा हुआ है सीए फाउंडेशन का, उसमें एक ना पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री है। पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री ये कहता है कि हम कोई इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते और ईयर एंड पे जाके फिजिकल काउंटिंग कर लेते हैं इन्वेंट्री की, और जितनी काउंटिंग में इन्वेंट्री आ जाती है उसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं। और परपेचुअल सिस्टम ये बोलता था कि जितनी इन्वेंट्री पड़ी है वो तो अलग है, हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे इन्वेंट्री का, और रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे फिजिकल जो पड़ी है वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। जिन्होंने पढ़ा हुआ ठीक है, जिनको नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं। अभी मैं पीरियोडिक सिस्टम फॉलो करता हूं इन क्वेश्चंस के अंदर, और ये मान के चलता हूं हम इन्वेंट्री का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे।
और ईयर एंड पे आके हम क्या करेंगे, मान लो आज ही ईयर एंड हो गया, आज ही ईयर एंड हो गया, मान लो हमें फाइनल काउंट्स बनाने पड़ गए, ईयर एंड पे आके हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। पहले फिजिकली काउंट करते हैं, उससे क्या आती है क्वांटिटी, और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं रेट से। ये सब चीजें टीएस गरेवाल की बुक में नहीं दी होती थी, सीधा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी होती थी आपको, जिसके फटाफट दो ट्रीटमेंट कर देते थे आप, पलक झपक दी, नंबर लेने को उतावले, कोई आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता था ये कहां से आया, नीचे क्यों पड़ा है, अंदर क्यों नहीं आ रहा, इसका अकाउंट क्यों नहीं खोला हमने, कुछ नहीं। दो ट्रीटमेंट बताओ, दो ट्रीटमेंट क्या करने हैं, फटाफट करें हम। अबे तुम्हें नहीं पूछ रहा मैं, वो देख फटाफट, ये देख, सुनो अब मेरे को बताओ, इस पॉइंट पे क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ रहा होगा, 20 के। ये जादू मंत्र से नहीं आया, ये फिजिकल वैल्यूएशन करके आया। अब सुनिए ध्यान से, एडजस्टमेंट से, टीबी के नीचे जो आता था उसे क्या बोलते थे, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट को आप लोग दो दो ट्रीटमेंट उसके याद ना करो, आप ये समझो कि एडजस्टमेंट क्यों आ रही है और अब इसे एडजस्ट कैसे करें, बस इतनी सी दो बातें क्लियर करो। और इसे एडजस्ट करने के लिए आपको क्या पास करनी पड़ेगी, एडजस्टिंग एंट्री। क्या पास करनी पड़ेगी, अब ध्यान से सुनना, जो मेरा परचेज ऊपर आ रहा है 20,000 का, उसे क्लोज मैंने कहां कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में, वो तो सारे का सारा खत्म हो गया। लेकिन आपका मन जानता है कि सर ये तो अभी खत्म, एक्सपायर हुआ ही नहीं गुड्स। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं, ट्रेडिंग के अंदर जब मैंने परचेज डाल दी की सारी, तो एक तरह से खर्चा मेरा ज्यादा बुक हो गया, क्योंकि जो सामान अभी बिका भी नहीं उसे मैंने खर्चे में कैसे डाल लिया। अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करके। बताओ क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट है कि एक्सपेंस है, एक नया अकाउंट ओपन करते हो जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, एसेट बढ़ाते हो। और आपको पता है खर्चा कहां ज्यादा बुक हो गया है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि आपने सारे का सारा परचेज उठा के ट्रेडिंग में डाल दिया। तो बताओ एडजस्टिंग एंट्री क्या बनी, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। और इसी एंट्री के बदौलत अगर आप सोचो ना, इस एंट्री को अगर आपने समझा है तो इसके दो ट्रीटमेंट आपको पूरी तरह समझ में आएंगे कि सर एक तो क्लोजिंग स्टॉक नाम का जो मैंने एसेट बुक कर लिया, इसे बैलेंस शीट में लेके जाओ, एसेट है। और दूसरा जो आपने क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग में लिखा है, वहां क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 20 के। अब आप कहोगे सर पहले परचेज में पहले पूरा डालते हैं खर्चे में, फिर पूरे का पूरा स्टॉक में दिखाते हैं, इसे करने का फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ बेटा, पहली बात तो जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकली जितना सामान परचेज में सारा स्टॉक में पड़ा होगा, ये तो हम लोग क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं कि खरीदा उसी दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं इसलिए सेम आ रहा है। प्रैक्टिकली ये नहीं होगा कि जितना खरीदा सारा स्टॉक में। और प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं कि आप स्टॉक की एक एक छोटी छोटी आइटम का हिसाब किताब रखो, कितना आया कितना गया, कितना आया कितना गया, कितना आया कितना गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम स्टॉक अकाउंट अलग से ओपन ही नहीं करते। जितना सामान आया साल में उसमें सीधा यूज करते हैं परचेज अकाउंट, स्टॉक अकाउंट लिखते ही नहीं। जितना सामान बिका वहां सीधा लिखते हैं सेल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट यूज नहीं करते। हम कहते हैं ईयर एंड पे क्या करेंगे, फिजिकल काउंटिंग करेंगे। जितना सामान बचा हुआ होगा फिजिकल काउंटिंग में उसे रिकॉर्ड करके उतने से एक्सपेंस कम कर लेंगे, और बाकी सारा सामान क्या मान लेंगे, बिक गया होगा। जो आपको ऑटोमेटिकली फिगर निकल के आती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, कहां से निकल के आती है, ट्रेडिंग। वो निकल के कैसे आती है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने के बाद। जब तक आप क्लोजिंग स्टॉक की फिगर नहीं डालोगे ट्रेडिंग में, कॉग्स आएगी नहीं। और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर कैसे निकलती है, फिजिकल काउंटिंग। इसीलिए इसको हमेशा हम लोग कब जाके एडजस्ट करते हैं, ईयर एंड। क्या आपको कुछ कुछ कहानी समझ में आई, अगर ये कहानी आपको समझ में आई है ना, तो इससे रिलेटेड कई कंसेप्ट आपको और क्लियर होंगे। और एक बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक को फिजिकली काउंट करते हैं, इससे रिलेटेड आपकी कई एंट्रीज और क्लियर होंगी, लॉस बाय फायर वाली, चैरिटी वाली, वो वाली बातें भी हम लोग ध्यान देंगे वहां पे। अब मेरे को ये बताओ, परचेज अकाउंट जो मैंने ओपन किया था वो तो क्लोज हो गया, वो तो बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा। इसका मतलब बताओ, ये सारी ट्रांजैक्शन करने से दो ही अकाउंट्स में तो हलचल होगी। पहला कैश अकाउंट जो ऑलरेडी हो चुकी,
और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें हलचल तब होगी जब हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। और अकाउंटिंग प्रोसेस बताओ, क्या हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करवाया करेगी कि नहीं करवाया करेगी? यस। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इतना कुछ ना करवा के सीधा स्टॉक लिखवा देती है, जबकि अकाउंटिंग प्रोसेस बोलती है नहीं नहीं, पहले जर्नल बनाओ, उसमें भी स्टॉक मत लिखो, परचेज लिखो, फिर लेजर बनाओ, फिर टीवी बनाओ, टीवी से कहां ले जाओ परचेज को? सारे का सारा ट्रेडिंग में ले जाओ, फिर हम देख लेंगे जितना बचा हुआ है वो कहां शो कर देंगे? क्लोजिंग स्टॉक। और वो अल्टीमेटली कहां जाएगा? और वही बैलेंस शीट बताओ किससे मैच करेगी? इक्वेशन से। ये होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? सारी कहानी क्लियर है? इस पे पूरा एक लेक्चर लग जाता है जब हम लिखते हैं, पूरा इसको लिखा हुआ है हमने सारा। यस और नो? सबको क्लैरिटी है? चलो अगली ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, फर्नीचर खरीदा है कैश में। ये तो बिल्कुल सिंपल है, एक तो कैश घट जाएगा, दूसरा फर्नीचर बढ़ जाएगा। ये तो हो गया इक्वेशन का प्रोसेस, इक्वेशन का आंसर। प्रोसेस क्या कहेगी? बेटे पहला एंट्री डालो, बताओ एंट्री में क्या? कैश कम होगा, कैश नाम का ए कम, फर्नीचर नाम का ए बढ़ गया। आपको पता है जिस एंट्री में एसेट एसेट लाइबिलिटी लाइबिलिटी यूज हो रहे हो ना, वो तो सीधा बैलेंस शीट में चेंज हो जाता है बस। क्योंकि क्योंकि फर्नीचर अकाउंट, जो फर्नीचर अकाउंट है वो सीधा ट्रायल बैलेंस में चेंज हो गया, लेजर जब चेंज हुआ टीवी चेंज हो गया, टीवी चेंज हो गया बैलेंस शीट चेंज होगी। प्रोसेस समझ में आ रहा है? कैश का लेजर हिला, अकाउंट हिला, अकाउंट हिला, टीवी हिला, टीवी हिला, बैलेंस शीट हिली। और इक्वेशन तो पहले हिला चुकी कि भाई ये कैश कम कर लो, एक फर्नीचर बढ़ा लो, मैच। यस और नो? पॉइंट नंबर 4, नहीं है कि 4 ही है? 4 ही है। परचेज गुड्स फ्रॉम हरकमल। पहले क्वेश्चन, गुड्स हमारे स्टॉक है, क्वेश्चन के अंदर एसेट है, सीधा एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। स्टॉक बढ़ाओ और उधर से हरकमल नाम की लाइबिलिटी बढ़ाओ। कोई डाउट तो नहीं? हाँ कि ना? यही चीज प्रोसेस भी करवाए। पहली बात तो प्रोसेस स्टॉक अकाउंट नहीं लिखवाती, परचेज अकाउंट लिखवाती है। और परचेज को क्या लिखवाती है? परचेज को लिखवाती है एक्सपेंस। यस और नो? हर कमल को क्या बनाती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट होगी, रूल के साथ चलना है। अब पहले हर कमल अकाउंट सोचो, एक साफ सुथरा अकाउंट है हर कमल, उसमें लिखा बाय परचेज, कौन सी साइड भारी होगी? क्रेडिट साइड भारी होगी। अब से एक बात याद रखना, क्रेडिट साइड भारी सिर्फ या लाइबिलिटी के अकाउंट की होती है या रेवेन्यू के अकाउंट की होती है? ये धीरे धीरे मैं कल और बताऊंगा। बताओ हर कमल का अकाउंट लाइबिलिटी है रेवेन्यू है? कैसे पता लगा? नाम, मैं कह रहा हूं ना, नेचर नाम से भी क्लियर होती है आपको। तो प्रैक्टिकली तो टैली में नाम जो मर्जी रखी जाओ, नेचर की गेम है। लेकिन जब हम एकेडमिकली क्वेश्चंस करते हैं तो हमें नाम देख के रखने होते हैं ताकि उसकी नेचर चेंज ना हो जाए। अब हर कमल कोई रेवेन्यू तो नहीं लग रहा, सोचो बंदा के हर कमल नाम की इनकम होगी मुझे, हर कमल नाम की क्या है? लाइबिलिटी। बताओ लाइबिलिटी का अकाउंट टीबी में हिलेगा और सीधा कहां जाएगा? इक्वेशन तो पहले दिखा चुके बैलेंस शीट में। हाँ कि ना? अब परचेज कहेगा भाई मेरा रास्ता थोड़ा लंबा है, मैं पहले अकाउंट खोलता हूं, फिर मैं टीवी पे जाता हूं, फिर मैं बंद होता हूं, फिर जितना मेरे में से बचा होता है वो क्लोजिंग स्टॉक एसेट में आता है। यस और नो? इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख रहा होगा? 25,000 तो ये सारे का सारा होगा, और 20 पहले लिया हुआ है ये वाला, ये भी तो आएगा ना। बताओ इस बार जो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टिंग एंट्री पड़ेगी वो 45 की पड़ेगी, और एंट्री होगी क्या? वो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट है भाई, टू ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में मैंने सारा परचेज फेंक दिया। अब जितना बचा हुआ है वो मैं ट्रेडिंग से हटा दूंगा और बैलेंस शीट में ले जाऊंगा। हाँ कि ना? और इससे बताओ इस पॉइंट पे जब मेरी इक्वेशन देखूंगा मैं, तो मेरे पास ये, मेरे पास स्टॉक यहाँ 45 का हो गया। क्या मेरी प्रोसेस भी 45,000 का स्टॉक दिखाएगी? यस, बिल्कुल यस। क्या आप इन दोनों का तालमेल बिठा पा रहे हो? ये तालमेल आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये तालमेल सिर्फ हम लोग और बेटर कॉन्सेप्ट, और पेपर में भी बिलीव करो ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं आएंगी, क्वेश्चन और जर्नल इकट्ठा मैच करके दिखाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप लोग फंडे अपने अच्छे करना चाहते हो तो आप इन दोनों चीजों को इकट्ठा पढ़ोगे तो आपके अकाउंट्स के फंडे स्ट्रांग होंगे। यस और नो? एग्जाम जितने इंपॉर्टेंट है उतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हैं, क्योंकि उसी के बेस पे मेरे एग्जाम क्लियर होने। यहां तक किसी बच्चे के मन में कोई डाउट? पॉइंट नंबर 5 के है,
अब ये सोल्ड गुड्स वाला पॉइंट है, वैसे ये डिस्कस मैं कल कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर फिर मुझे समझाना पड़ेगा कि कैसे कैसे गुड्स का, क्योंकि गुड्स वाले में ना थोड़ा समझाना पड़ता है। ये 6 नंबर कर लो तब तक। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बताओ, एक तो कैश बढ़ेगा और एक कैपिटल बढ़ेगी, ये तो सिंपल है। इसकी एंट्री क्या होगी? कैश टू कैपिटल। कैश भी बैलेंस शीट की आइटम है, कैपिटल भी सीधा बैलेंस शीट की आइटम है, तो भाई वो तो सीधा बैलेंस शीट में चेंज हो जाएगा। जब आपने उसका अकाउंट चेंज किया तो उसका टीबी चेंज हो गया, टीबी चेंज हो गया तो बैलेंस शीट भी चेंज होगी। यस और नो? हाँ कि ना? 7 नंबर पॉइंट, ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर 10,000। सिंपल, बैंक में आ गया, कैश गया, बैंक नाम का ए बड़ा, कैश नाम का ए गिरा, इक्वेशन सीधा करवा देगी, प्रोसेस भी सीधा ही करवा देगी ये तो, क्योंकि कौन सा ट्रेडिंग पी एंड एल की एंट्री है। यस और नो? यहां रुकते हैं हम लोग, ठीक है। अब होमवर्क क्या क्या सुन लो। एक तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन पूरा नहीं करा वो पूरा करके आओ रूल्स के साथ, और दूसरा टर्म नंबर 21 से लेके 30 कर लोगे? चलो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।